कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक बिल्कुल न्यू नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोगों के 16 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बस अब कुछ और सब्सक्राइबर्स चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग लेकर आने वाले हैं संडे को एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड। साथ ही दोस्तों, हमने 15 सब्सक्राइबर पर लाने का कहा था, लेकिन आप लोगों ने बहुत जल्द ही 16 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए दोस्तों। 2 दिनों में बस 4 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो जल्द से जल्द ये भी कंप्लीट करा दो दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर पिछले एपिसोड देख ले, वरना आपको पिछले एपिसोड समझ नहीं आएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। ये एक बहुत सीरियस इशू था जो फ्यूचर की पूरी सिचुएशन को अफेक्ट करने वाला था। इसलिए सब लोग सांस रोके हुए थे, क्लिफ पर बैठे उन एल्डर्स की तरफ देख रहे थे जहाँ पर्पल मिस्ट घूम रही थी और एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रहे थे। एल्डर्स तभी बोलते हैं। क्लिफ पर एक एल्डर जो प्रेयर मत पर बैठे थे, उनके पास इमोर्टल एनर्जी घूम रही थी। उन्होंने गहरे सांस लेते हुए ठंडी आवाज में कहा और उनकी बूढ़ा चेहरा दिख गया। ठंडी हवा चली और उनका बूढ़ा चेहरा दिख गया। एक्सप्रेशन में डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन साफ थी। नीचे बैठे यंग यूथ कल्टिवेटर्स के दिलों में डूब गए। ऐसा सिचुएशन में ये सब सच में फ्यूचर में कोई होप नहीं थी। एल्डर्स बोलते हैं, फॉरेन फाइट इतनी पावरफुल है, हम जीतेंगे कैसे। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि जीतने का कोई चांस ही नहीं है। सिर्फ एक अनडाइंग बिंग अगर आगे बढ़ गए तो पूरी दुनिया को वाइप आउट कर सकते हैं। वॉल के पास बैठे एसेंट्रिक्स ने इस बात को अवॉइड नहीं किया, बल्कि सीधे सबसे क्रूशियल पॉइंट पर बात की। उन्होंने कहा कि चाहे रियलम वॉल को नेचुरल लॉस फॉरेन फाइट को रिजेक्ट कर रहे हों, ये सब उन्होंने सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही रोक सकते हैं। अरे यार, कुछ टाइम के लिए ही रोक सकते हैं। उन्होंने एल्डर्स एक मिनट ना भाई, कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, पूरी जनरेशन के लिए नहीं। जब दोनों वर्ल्ड्स मर्ज हो जाएंगे तो ये सिर्फ बैरियर्स काम नहीं आएंगे। एल्डर्स बोलते हैं, थोड़ा रुक कर बोलते हैं, मुझे पता है कई लोग डिस्पेयर में हैं, उन्हें लगता है विक्ट्री की कोई होप नहीं है, लेकिन सच में ये है कि ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने जोर से कहा, डिसोलेट बॉर्डर के डिफेंड किया जा सकता है। डिसोलेट बॉर्डर को डिफेंड किया जा सकता है। सब लोग शॉक हो गए, सब एल्डर्स की तरफ देखकर। क्या ये इस वर्ल्ड के पास अभी भी एक कोई ट्रम्प कार्ड था? एक्साइल्ड इमोर्टल बोलता है, सीनियर प्लीज डिटेल में बताइए। एल्डर्स बोलते हैं, हमारे वर्ल्ड भी बहुत मिस्टीरियस है। कई रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं जो इमोर्टल एंशिएंट से भी पहले के हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। उनकी नज़र हीरोइन की तरफ आई। मैं बात कर रहा हूँ डेसोलेट बॉर्डर के एक एंशिएंट सिटी की। सब लोग कंफ्यूज हो गए। सिर्फ सियाओ का दिल जोर से धड़क उठा, उससे कुछ याद आ गया। एल्डर्स बोलते हैं, डेसोलेट बॉर्डर के बाहर एक एंशिएंट सिटी है जो एंडलेस टाइम से एग्जिस्ट करती आ रही है। वो टाइम के साथ राइज और फॉल होती रही, लेकिन हमेशा वही रही, डिफेंड करती हुई। लोग स्टन रह गए। कोई लोग जानते थे कि डिसोलेट बॉर्डर पर एक जाइंट एम्परर सिटी है जो हिस्ट्री की स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिटी है, लेकिन एल्डर जिस सिटी की बात कर रहे थे वो अलग थी। एल्डर्स बोलते हैं, एम्परर सिटी के बाहर प्राइमल केओस और ब्लड लैंड में एक और एंशिएंट सिटी है। ये सिटी फॉरेन ट्रूप्स को रोक कर रखती है। कुछ लोग कहते हैं ये कर्स सिटी है, हमेशा ब्लड और ओमनियस ऑरा से घिरी हुई। कुछ लोग कहते हैं ये ग्रेटेस्ट सिटी है जो वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करती है, और कुछ लोग मानते थे कि यह सबसे ब्रिलियंट जीनियसेस की बैटल हुई थी और उनकी कुर्बानी ली गई थी। अपने पीछे वर्ल्ड शेकिंग मेथड्स छोड़कर वो सभी मारे गए थे। एल्डर्स बोलते हैं, आखिर में मुझे नहीं पता कौन सी लेजेंड सच में है।
लेकिन इतना पक्का है कि ये सिटी अनडाइंग बींग्स को भी डर महसूस करवाती है। नीचे सब लोग शौक में थे। सिंहों की मुठ्ठियां कस गई, सांस भारी हो जाती है। उसके दिमाग में एक ही नाम गूंजता है, डेसोलेट बॉर्डर के 7 किंग्स। उसे याद आया वो ब्लड सोकेड इंसेंट शिप एल्टर पर देखे सीन्स। एक लोनली सिटी, एल्डर्स और बच्चे लड़ते हुए, अपनी जान दांव पर लगाते हुए। भाई ये कौन सी सिटी की बात हो रही है, जरा बताओ यार। तुम लोग बहुत पुराने हो मेरे सब्सक्राइबर्स, तो बताओ ज़रा कौन सी सिटी की बात हो रही है। मैं भी देखूँ कितने लोग नो नॉवल से ज़्यादा पढ़ के आए हैं परफेक्ट वर्ल्ड को। हाँ चलो बताओ जल्दी। क्या वही सिटी थी? टाइम के साथ सब खत्म हो गया होगा। क्या वो जगह अब सिर्फ सिटी ऑफ डेथ बन चुकी है? सिहाउ के दिल में दर्द उठने लगता है। सिहाउ धीरे से बोलता है, डेसोलेट बॉर्डर के 7 किंग्स, वो सिटी, मुझे वहां जाना ही होगा। मेरे एंसेस्टर्स ने वहां फाइट की थी। सीनर का खून पाप नहीं बल्कि ग्लोरी है। सुई और किनहाउ की आंखों में भी चमक दौड़ उठी। सिक्स क्राउन किंग निंगचुआन भी चुपचाप सोच में डूब गया। एल्डर्स बोलते हैं, इसके अलावा डेसोलेट बॉर्डर में एक और चीज है, हेवन एबिस। ये एबिस जमीन के गहराई में नहीं बल्कि आसमान की तरफ जाता है। एंडलेस ऑफ बॉटम नेक। कोई पूछता है, डेसोलेट बॉर्डर आखिर है क्या जगह? एल्डर बताते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है यहाँ। अनमैच्ड नेचुरल लक, फॉरेस्ट ऑफ स्टेल्स, इमोर्टल एंशिएंट लैंड्स और डिवाइन मेडिसिन माउंटेन्स, हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट और रिजन्स हैं। लेकिन लक होती है वहाँ डेथ का खतरा भी बहुत ही ज़्यादा होता है। जहाँ लक होता है वहाँ डेंजरस भी होते हैं, ठीक है। रूमर्स थे कि फॉरेन एनिमीज इन जगहों में घुस कर कभी वापस नहीं आए। अनडाइंग बींग्स ने भी इन्वेस्टिगेट किया था पर कुछ उनके हाथ भी नहीं लगा। एल्डर्स बोलते हैं, अगर 100 जीनियस जाए और सिर्फ कुछ ही जिंदा लौट कर आए, वो भी अचीवमेंट होगी। सब लोग ठंडी सांस लेते हैं। पूरा माहौल टेंस था। आखिर ये एल्डर्स ने कहा कि खुद डिसीजन करें, डेसोलेट बॉर्डर जाना है या नहीं। यह जगह सोल्जर्स को सुप्रीम बीइंग बना सकती है या सीधे मौत तक ले जा सकती है। आज का लेक्चर यही खत्म हुआ। लोग उठकर सोचने लगे कि ये बोलती है, सिहाउ तुम जाओगे? सिहाउ बिना हेजिटेशन के बोलता है, हाँ मैं जाऊंगा, मैं डेसोलेट बॉर्डर जाऊंगा। और फिर ये इमॉर्टल अर्थ का एक्सपेंशन बहुत ही विशाल था। चाहे यहाँ काफ़ी सारे यंगस्टर्स आए हों, फिर भी हर किसी के लिए अलग अलग स्पिरिचुअल माउंटेन्स और प्रीशियस लैंड्स अवेलेबल थे, जहाँ वो अपनी स्मॉल दाउ राइट्स इस्टेब्लिश कर सकते थे। अरे यार पता है, परफेक्ट वर्ल्ड के ना वाइज यानी कि एक से दूसरा चैप्टर में बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। सी हाउ देखो, पिछले एपिसोड में बोल रहा था कि मैं जरूर जाऊंगा, अब इस बात को पूरी तरफ से इग्नोर कर दिया गया है। खैर हमें क्या करना, हम तो एक्सप्लेन करेंगे भाई, हमारा काम है एक्सप्लेन करना। चलो शुरू करते हैं। इस पूरी जगह के सेंट्रल रीजन सबसे खास था क्योंकि यहाँ का इमॉर्टल एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। यहीं 10 माउंटेन पीक्स थे जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने जाते थे। इसके रीज़न ये था कि इमॉर्टल एंशिएंट एरा के बचे हुए एंसेस्टरल ब्लड लाइन के एक हिस्सा यही दबा हुआ है, जहाँ से पूरे वाइट इमॉर्टल मिस्ट लहरों की तरह निकलने लगती है। ये सीन आज के एरा में बहुत ही रेयर था। ये जगह लगभग इमॉर्टल एंशिएंट के कल्टीवेशन इन्वायरमेंट का एक हिस्सा वापस ले आने जैसी थी। आज के वर्ल्ड में इमॉर्टल्स का ना होना, लॉन्ग लाइफ अचीवमेंट ना हो पाना, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था। हेवन और अर्थ का एनवायरनमेंट गिर चुका था। काओ यूसेंग बोलता है, चलो जल्दी चलते हैं, अगर लेट हो गए तो सारे अच्छे स्पॉट्स लोग पहले ही ले लेंगे। आने वाले टाइम में 9 हेवंस के हर कोने से कल्टीवेटर्स यहीं रुकने वाले थे, कल्टीवेशन करने, एल्डर्स के स्क्रिप्चर्स सुनने और एनिमीज के बारे में डिस्कशन करने। इसलिए अच्छा दाव राइट चूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इमॉर्टल एकेडमी के लिटिल स्काई किंग तेज स्पीड से डिवाइन पीक की तरफ सीधा जाना, जहाँ पर्पल डिवाइन एनर्जी और स्पिरिचुअल हर्ब्स भरे हुए थे। उससे देखते ही लोग पीछे हट गए। कोई भी उस जगह
के लिए फाइट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बैंक के साथ सी हाउ बोलता है एक्शन में, अगर यही कल्टीवेशन करना है तो बेस्ट जगह ही लेनी होगी। सेंट्रल एरिया के पास 10 पीक्स में भी फर्क था। उनमें से 4 सबसे खास थे। माउंटेन बेसिस से केओटिक एनर्जी निकल रही थी और माउंटेन मिस्ट पूरी माउंटेन को लपेटकर इमॉर्टल मिस्ट पूरे माउंटेन को लपेट रही थी। इन पीक्स में एंसेस्ट्रल वाइन्स की ब्रांचेस डायरेक्टली घुसी हुई थी। सी हाउ ने थोड़ी देर से मूव किया, लेकिन फिर भी पहले एक ही ग्रेट माउंटेन साइज सीज कर ली। तुरंत ही इमॉर्टल एनर्जी उसके बॉडी से इर्द गिर्द घूमने लगी। कुछ लोग गुस्सा हुए, उन्होंने पहले रश किया था, लेकिन जब पता चला कि सी हाउ ने यह किया है तो सब चुपचाप पीछे हट गए। ग्रेट स्कारलेट फायर बॉर्डर के बैटल के बाद सी हाउ की रेपुटेशन बिल्कुल बदल चुकी थी। 10 ग्रेट किंग्स को मारने, 10 बैटल्स विक्ट्रीज, ये सिर्फ पावर नहीं थी, ये ट्रू मिलिट्री ग्लोरी थी। सी हाउ बोलता है कि ये चैन, गानियान, विच, हेवनली हॉर्न एंड तुम सब यही आ जाओ। दूसरे तरफ से काओ यूसेंग बोलता है, हमने पास वाले 10th पीक ले ली है, पर काफी लोग उन पर भी नजर जमाए हुए थे। तभी सब शौक में आ गए। कुछ लोग सी हाउ के पीक की तरफ चढ़ने लगे। वो विन लैंग है, कोई चिल्लाया धीरे से। सीक्रेट एकेडमी का विन लैंग हेवेंस प्राइड ऑफ जनरेशन, प्रेजेंट वर्ल्ड का लिमिट को क्रॉस कर चुका था। एक मॉन्स्टर, उसके साथ वांग फैमिली के लोग भी थे। भीड़ में हंगामा मच गया। क्या विन वांग सी हाउ से यही टकराएगा? काओ यूसेंग बोलता है ताना मारते हुए, अगर हिम्मत है तो डेसोलेट बॉर्डर जाकर एनिमी से लड़के दिखाओ। अपनों के बीच फाइट करना वांग फैमिली की पुरानी आदत है। कुछ लोग जिन वैंग के फाइट थे, उनका मानना था कि अगर वो ग्रेट स्कारलेट बॉर्डर गया होता तो ग्लोरी किसी और को मिलती ही नहीं। सी हाउ कामली सबको देखता है, जिन जैंग, वांग जी और उनके फॉलोअर्स को देखते हुए दोनों के बीच एक टेरिफाइंग प्रेशर बन गया था, जैसे स्पेस तक कांप उठी हो बैंक के साथ। लेकिन फाइट शुरू होने के पहले ही जिन वांग, क्या नाम है इसका, बोलता है तुम्हारी बैटल अचीवमेंट्स के बारे में मैंने सुना है, फॉर्मिडेबल है, मौका मिले तो फ्यूचर में मैं एक्सचेंज करेंगे। ये कहकर वह खुद मुड़ गया और चला गया। वांग जी और बाकी लोग भी साइड के पीक पर चले गए। सी हाउ बोलता है अभी फाइट कर सकते हैं। भीड़ सांस रोक लेती है। तभी दूर से एक एल्डर बोलते हैं, डेसोलेट बॉर्डर में काफी मौके मिलेंगे, वही देखेंगे कौन ज्यादा एनिमीज मारता है। एल्डर्स के कहने के बाद ये कंफर्मेशन थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट यही खत्म हो चुकी है। बाद में एक्साइल्ड इमॉर्टल सी जी, निंग चुआन और बाकी लोगों ने भी अपने अपने माउंटेन पीक्स चुन लिए थे और कोई भी लूनर जेड रैबिट वाली पीक को छेड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सी हाउ की नजर का एक इशारा ही काफी था। शाम को सी हाउ अपने पीक पर बैठता है और एक एंशिएंट स्क्रिप्चर निकालता है, एक वेद बुक जो उसने इमॉर्टल एंशिएंट रिमेन से हासिल की थी। सिर्फ वाइट द रियलम में ही इसे पढ़ा जा सकता था। जब सी हाउ की विल उस वेद बुक में एंटर करती है, बैंक के साथ आसमान जमीन कांप उठते हैं। मिस्टीरियस सिंबल्स, ट्रू ड्रैगन्स, अनडाइंग फिनिक्स और इमॉर्टल एसेंस की लाइट चारों तरफ फैल जाती है। लोग चिल्ला उठते हैं। इमॉर्टल स्क्रिप्चर, पूरा इमॉर्टल एंड अर्थ दाव के विजन से भर जाते हैं। ये चीज कितनी रेयर थी और प्राइसलेस थी, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। ये अनमैच्ड सुप्रीम ट्रेजर था, ऐसी चीज जो चाहे जितने हेवनली स्टोन्स, डिवाइन आर्टिफैक्ट या एंशिएंट मेडिसिन दे दो, फिर भी एक्सचेंज नहीं की जा सकती थी। प्राइसलेस शब्द भी इसके लिए काफी नहीं थे। सिर्फ एक सिटी ही नहीं, बल्कि एक पूरा एंशिएंट कंट्री भी इसके बदले कम पड़ जाए। आखिर कितने लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में इमॉर्टल स्क्रिप्चर देख पाते हैं। इमॉर्टल एंशिएंट के एरा बीत चुके थे, लॉन्ग लाइफ बींग्स मिट चुके थे, काउंटलेस ट्रू इमॉर्टल्स मर चुके थे
और उनके छोड़े हुए स्क्रिप्चर्स भी टाइम के साथ मिटा दिए गए थे। कुछ गिने चुने यूनिक एंशिएंट इनहेरिटेंस के अलावा बाकी सब मिलना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से जैसे ही इमॉर्टल दाव स्क्रिप्चर अपीयर हुआ, पूरी जगह बड़े हलचल में बदल गई। सिहाउ शांत बैठा हुआ था, स्क्रिप्चर पढ़ रहा था, ग्रेट दाव को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। अपने आप उसके बॉडी से तीन लहरों जैसे 3 वेव्स जैसे इमॉर्टल एनर्जी निकली और उसके सर के ऊपर दाव फ्लावर्स खिल उठे, कॉम्प्लेक्स, सुंदर और गहरे अर्थ वाले। फिर वो दाव फ्लावर्स बिखर गए, हल्की सी मिस्ट बनकर उसके पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, दोबारा इकट्ठा होकर उसके बॉडी के क्लियर करने लगे। इमॉर्टल स्क्रिप्चर खुद चल पड़ा, धीरे धीरे उसकी ब्लड वेसल्स और बोन्स को वॉश करने लगा। ये नेचुरल लक थी और फायदा भी एबनॉर्मल था। सभी देख रहे थे ये स्क्रिप्चर कितना वर्ल्ड शेकिंग था। आसमान में ट्रू ड्रैगन्स दिखाई दिए, ठंडे मेटेलिक स्केल्स के साथ सन एंड मून को निगलते हुए। जब वो हिला तो स्टार्स की रिवर्स तक टूट गई। फिर एक अनडाइंग बर्ड चीखी, आग से भरे हुए लाइट आसमान में चला देने जैसा था। गॉड्स भी कांप उठे, सारे स्पिरिट्स झुक चुके थे, वर्शिप करने के लगे। इसके साथ ही लाइट उभर कर सिहाउ के आसपास उसे घेरने लगी, उसके फ्लैश को क्लीन करते हुए उसे धीरे धीरे इम्प्रेसिबल बना रही थी। इमॉर्टल सीन पूरे आसमान में दिख रहे थे। ऑस्पिशियस साइंस देखकर सब सुन्न रह गए। बहुत से लोग तो बिल्कुल स्टूपिडिफाई हो गए थे, मतलब पत्थर बन चुके थे। स्क्रिप्चर अगर वो इसे पढ़ पाते तो उनकी जिंदगी ही बदल जाती। काफी लोगों के मन में इसे छीन लेने का लालच तक आ गया था। पहाड़ के ऊपर बैठे एक एज्ड एंसेस्टर बोलते हैं, ये सच में एक इमॉर्टल फॉरबिडन स्क्रिप्चर है। इमॉर्टल एंशिएंट के किसी पियरलेस एक्सपर्ट ने ये इनहेरिटेंस का फ्लेम सीड छोड़ा था। एल्डर्स एक ही नज़र में समझ गए थे कि इसमें अनमैच्ड डिवाइन एबिलिटीज छुपी हुई हैं। ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे, इतना ट्रेजर था। दूसरे पीक्स पर बैठे यंगस्टर्स के होश उड़ गए थे। उनकी आंखों में लाल और ग्रीडीनेस देखी जा सकती थी, लोगों की नजरों में चमक उठी थी। अगर उन्हें यह मिल जाता तो उनके क्लैंस, क्योंकि पीढ़ियों तक फ्लोरिश कर सकते थे। यहाँ तक कि लांजियान, ग्रेट वुतवो जैसे लोग भी हिल गए। उनकी अपनी इनहेरिटेंस भी गहरी थी, फिर भी इमॉर्टल स्क्रिप्चर देखकर रिएक्शन छुप नहीं पाए। लिटिल स्काई किंग बोलता है, मन ही मन में उसकी आंखों में ऑर्डर के सिंबल उभर आए, जैसे वो स्क्रिप्चर को अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। वो एंशिएंट मेथड्स फॉलो करता था, जैसे में ये देखकर कौन शांत रह सकता। उसके टैलेंट हेवन डिफाइंग था। वो अपने रेलम में पीक पर था, इसलिए उसे उसे और आगे बढ़ने के लिए एंशिएंट सीक्रेट टेक्स्ट की और भी ज्यादा तलब थी। इसी पल कई लोगों की जलन भरी नजरें सिहाउ पर टिक गई। जेलसी, इविलनेस, सब कुछ था। सीक्रेट एकेडमी, हेवनली डायटी इंस्टीट्यूट और इमॉर्टल एकेडमी के पास भी टॉप टायर स्क्रिप्चर्स थे, लेकिन सिहाउ वाली स्क्रिप्चर का अलग ही लेवल था। फिर शुरुआत में ही उसने उसके शरीर को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। यहाँ तक कि प्रेजेंट वर्ल्ड मेथड्स फॉलो करने वाले भी ललचा गए थे। अगर उन्हें मिल जाती तो वो अनब्रेकेबल बॉडी बना सकते थे। सीक्रेट एकेडमी के की गई ये लिटिल सेंट सब एक तरफ देख रहे थे। और फिर सिन जैंग बोलता है दिल में
उसकी आंखों में प्राइमल केयर्स घूमने लगे थे, जैसे एक दुनिया क्रिएट हो रही हो। वो भी इस स्क्रिप्चर को पूरी तरह फोकस कर चुका था। एक पल के लिए उसके अंदर से टेरिफाइंग बैटल इंटेंट निकल पड़ी, फिर वो तुरंत शांत हो गई। वो मुड़ कर चला गया, पर सब जानते थे अगर मौका मिला तो वो जरूर फाइट करेगा। वान जी, प्रिंसेस याओ युए, लूत, वो सब चुपचाप देख रहे थे। तब सी हाउ बोलता है, क्या लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के पास लास्ट ग्रेट एरा के स्क्रिप्चर्स नहीं होते? तो वांग फैमिली अगर कैओस कार्मिंग आर्ट से एक्सचेंज करना चाहे तो मैं तैयार हूँ। वांग फिजी का चेहरा तुरंत बदल गया। इसी वक्त जिनलैंग बोलता है मुस्कुराते हुए, मेरे क्लैन के पास भी एंशियंट स्क्रिप्चर है, क्या एक्सचेंज पॉसिबल है? सी हाउ टॉन करता है, अगर जिन फैमिली अपनी सेक्ट प्रोटेक्टिंग एंशियंट स्क्रिप्चर देगी तो बात कर सकते हैं। इस बात पर जिनलैंग की आंखों में लाइटनिंग चमक उछली, स्पेस तक फट गए। सब जानते थे जिन फैमिली और वांग फैमिली दोनों लास्ट एरा के ग्रेट टॉप लॉन्ग लाइफ फैमिलीज थी। जिन फैमिली का कल्टीवेशन बॉडी और बोन्स पर सेटर्ड थी, जो प्रेजेंट वर्ल्ड मेथड से जुड़ी मानी जाती थी, फिर भी कोई भी ओपनली कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सिहाव के 10 विक्ट्री सबके दिमाग में थे और एल्डर्स यही मौजूद थे। सिहाव कामली कल्टीवेट करता रहा। ये इमोर्टल एंशिएंट का पूरा दाव सिस्टम था, परफेक्ट और प्रिमोडियल। पहले वो इसे पढ़ ही नहीं सकता था। वॉइड दाव रियलम पहुंचने के बाद खुला। ये स्क्रिप्चर कम लेवल वालों को फील्ड कर देता है। शुरुआती हिस्सा पढ़कर सिहाव बोलता है मन में, वॉइड दाव रियलम तो सिर्फ शुरुआत है, इसलिए इमोर्टिलिटी मुश्किल थी। इस स्क्रिप्चर के मुताबिक पहले फाउंडेशन बनाना, फिर फ्लेम सीड जलाना जरूरी था। जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो वही इमोर्टल एनर्जी कल्टीवेट कर सकते थे। वो बुक सिर्फ उन्हीं के लिए थी, बाकी पढ़ भी नहीं सकते थे। सिहाव ध्यान से हर सिंबल्स पैटर्न्स पढ़ता गया और उसने हेवनली डाइटी इंस्टीट्यूट में इमोर्टल एंशिएंट कैरेक्टर्स न सीखे होते तो ये इम्पॉसिबल था। ग्रेट दाव जो इमोर्टल साउंड्स पीक पर गूंजने लगी। ये एक नया वर्ल्ड था, प्रेजेंट वर्ल्ड मेथड से बिल्कुल अलग। पहले सिहाव ने लेजेंड्स के भरोसे खुद से रास्ता बनाया था, अब पहली बार उसे पूरा सिस्टम दिखा था। सिहाव बोलता है, वो अपनी पूरी सच्चाई समझकर, मैं लकी हूँ जो ये स्क्रिप्चर मिला, वरना अंधेरे में ही भटकता रहता। उसके पास पहले ही इमोर्टल एनर्जी के सीड थे, लेकिन रूट्स नहीं थे। अब रूट्स जमाने का वक्त आ गया है। जैसे ही उसने स्क्रिप्चर ऑपरेट की, उसकी बॉडी वेंग की आवाज के साथ चमक उठी और इमोर्टल मिस्ट उमड़ने लगी। उसके पैरों पैरों पोरस खुल गए, अरे यार क्या पता, वेंस खुल गए, बोन्स गूंजने लगे, इमोर्टल जैसे वॉर मेलोडी बजने लगी। उसकी बॉडी इंच बाय इंच ट्रांसफॉर्म होने लगी। ये असली शुरुआत थी मॉर्टल बॉडी को छोड़कर इमोर्टल पाथ पर कदम रखने की। माउंटेन के टॉप पर स्क्रिप्चर की आवाजें लगातार गूंज रही थी, बेहद ही मिस्टीरियस और अट्रैक्टिंग। लेकिन दूसरों के लिए यह आवाजें धुंधली और समझ में ना आने वाली थी, जैसे किसी इमोर्टल होमलैंड से आ रही हो। वे मीनिंग पकड़ना चाहते थे पर हर बार फिसल जाता था। सिहाव पूरी तरह कल्टीवेशन में डूब चुका था। उसके माइंड और बॉडी एक हो चुके थे। वह बिल्कुल नए कल्टीवेशन सिस्टम में एंटर कर चुका था, ऐसा रास्ता जो उसे और भी ऊंचा उठा सकती थी। वह जानता था कि डेसोलेट बॉर्डर में कदम रखते ही उसे खून, फ्लेम और डेथ के खतरे झेलने होंगे। वहां जाना मतलब था सीधे 9 अंडरवर्ल्ड्स के राह पर चलना। इसलिए वह अभी खुद से और भी ज्यादा मजबूत होना चाहता था।
ट्रांसफॉर्म होना और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता था। उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। हेवन एबिस, डेविल मेडिसिन माउंटेन, हर जगह खतरा भी था और अपॉर्चुनिटी भी। एक एंशियंट सिटी भी थी जहां सी हाउ जरूर जाना चाहता था। क्या सेवन किंग्स से कोई अभी भी जिंदा था? और सबसे प्रीसियस बात, वह फॉरेन एनिमीज से सीधा सामना करना चाहता था, किंग क्लैंस और एंशियंट एम्परर क्लैंस के असली यंग जीनियसेस से। कोई मजबूत है और कौन कमजोर, ये सिर्फ बैटल फील्ड पर ही तय किया जा सकता था। लाइफ एंड डेथ बैटल ही सबसे शार्प ट्रेनिंग थी। स्क्रिप्चर्स की आवाजें चलती रहीं, सबको साफ दिख रहा था कि सी हाउ का बॉडी बदल रहा है। उसका स्किन गोल्डन लाइटनिंग से चमक रही थी, जैसे वह गोल्डन बॉडी से बना हो। ये इमॉर्टल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन था। उसके शरीर के अंदर इमॉर्टल दाव ऑरा पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, लेकिन अब वह फ्लावर्स की तरह बाहर नहीं निकल रही थी, बल्कि फ्लेश और बोन्स में बैठ चुकी थी। 3 दाव फ्लावर्स टूटकर 3 लाइंस की इमॉर्टल एनर्जी बन गई। फिर वो बिखर कर लाइट के रेज में बदल गई और उसके पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई। ऐसा लग रहा था मानो सी हाउ का पूरा बॉडी ही इमॉर्टल बॉडी बन रहा हो। यही था इमॉर्टल एंशिएंट मेथड का असली सीड। पहले सी हाउ ने काफी स्टडी कर रखा था। अब सीड मिल चुका था। अब ब्रांचेस और लीव्स उगाने का समय था। अचानक बैंक के साथ जैसे हेवन एंड अर्थ फर्नेस खुल गया हो, सी हाउ के शरीर में डिवाइन लाइट फूट पड़ी। उसकी बोन्स गूंजने लगी और जैसे इमॉर्टल गोल्ड आपस में टकरा रहे हों, और आसमान खून की तरह लाल हो गया था। पोर्स यानी कि गेट खुल गए थे और ग्रे वाइट लिक्विड बाहर निकलने लगा। सब चौंक गए। ये क्या है? एक एल्डर ने बताया, ये इम्प्योरिटीज निकल रहे हैं। ये इम्प्योरिटीज नहीं है, ये उसके दाव बोन्स को रिसेप और नरिश करने की मेथड है। कुछ बोन्स मैटर हटाए जा रहे हैं। सब सुन्न रहेगा। इमॉर्टल स्क्रिप्चर इतने कम समय में बोन्स तक फॉर्ज कर रही थी। सी हाउ पसीने से भीग चुका था। जब दर्द बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन यही ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ अवेयरनेस थी। इतनी तेजी से उसका ट्रांसफॉर्मेशन था कि एल्डर्स बोले ये उसका पहला कांटेक्ट है, लेकिन उसके बॉडी में पहले ही 3 इमॉर्टल एनर्जीज तैयार थी, इसलिए ये उतना भयानक नहीं है। सबने देखा सी हाउ इमॉर्टल फ्लेश दाव बोन्स की तरफ बढ़ चुका था। लिटिल स्काई किंग ने कहा, दूसरे से जलने से अच्छा है अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। वह बैठकर कल्टीवेशन करने लगा। प्राइमर क्रियास मिस्ट में घिरा हुआ। जिन जैन यार लैन बोलता हूँ हर समय इसे। ग्रेट फूट वो अपने अपने दाव में डूब गए। ग्रेट वूट वो ने मॉन्क स्टाइल में कल्टीवेशन शुरू की। वांग 6 गोल्डन बॉडी को रिफाइन करने लगा। धीरे धीरे बाकी कल्टीवेटर्स भी मेडिटेशन में चले गए। 3 दिन पल भर में बीत गए। सी हाउ जागा। ये उसकी इस स्क्रिप्चर के साथ पहली जर्नी थी। वह डीपेस्ट स्टेट तक नहीं पहुंच पाया था। लिटिल रैबिट उछल पड़ा। ये स्क्रिप्चर आखिर क्या है? सी हाउ ने कहा, तुम सब भी पढ़ सकते हो। सभी चौंक गए। इतनी प्राइसलेस इनहेरिटेंस, और वो बांट रहा था। सी हाउ बोला, डार्क एरा आ रहा है। ज्यादा ताकत मतलब जिंदा रहने का ज्यादा मौका, और हर किसी को इससे अलग अलग समझ मिलेगी। वाकई ये कल्टीवेशन सिस्टम सीड बेस्ड था, हर किसी के लिए अलग था। बाद में एल्डर्स ने इमॉर्टल इंसेंट वॉर और फॉरेन एनिमीज के बारे में बताया। विदाउट एंड इमॉर्टल किंग 6 दाव रिइंकार्नेशन, इमॉर्टल किंग की डेथ और डिवाइन गूकलैंड का भयानक पावर। गूकलैंड यहाँ भी पावरफुल है यार। बताओ किसको इसको याद आया कुछ? फ्लैशबैक। 1 साल बीत गया। यह समय बिल्कुल पास आ चुका था। इन सब ने एंसेस्ट्रल वेन की मदद से खुद को पॉलिश किया। स्क्रिप्चर समझे, एनिमीज को जाना।
अब कोई डर नहीं था, सब डेसोलेट बॉर्डर जाना चाहते थे, सब डार्केस्ट एरा में खुद को ट्रेन करना चाहते थे, पहले उठ खड़े होने वाले बनना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। देखो यार 2 दिन है, 4 सब्सक्राइबर्स करा दो, दबा के शेयर करो दोस्तों, व्यूज़ नहीं आ रहा है यार, थोड़ा देखो बनाओ, चैनल जैसे मोनेटाइज हो जाए और हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अलविदा।